ये 4 आपने कौशल पढ़े हैं। ये 4 कौशल से एक कोई भी कौशल आ सकता है अथवा और एक कैसे प्रकार में आ सकता है, चारों कौशल को मिला के दे सकता है, लिख सकता है कि आप भाषाई कौशल के बारे में बताओ और उसके उद्देश्य, उसके महत्व के बारे में भी लिखो। तो पूरा लिखना है, चारों कौशल को थोड़ा-थोड़ा करके आपको डेढ़-डेढ़ पेज या 2-2 पेज करके लिख के जाना है। ठीक है? तो ऐसे आ सकते हैं। अभी देखो जो प्रश्न है आपके मतलब जो टॉपिक है आपका विषय है लेखन कौशल। लेखन कौशल ये किसके अंतर्गत है बोलो? अंतर्गत किसके है? लिसनिंग हो गया था हमारा, लिसनिंग मतलब सुनना। श्रवण हो चुका है। श्रवण के बाद आप क्या कहते हो, श्रवण के बाद मौखिक हो चुका था। और क्या है? पठन था। अभी बोलो, आप जब लिखते हो आप जब लिखते हो तो किस पे ध्यान देते हो ज़्यादा? सुनने में ध्यान दोगे? सुनने में ध्यान दोगे? हाँ, तो सुनने के साथ दूसरा है मौखिक पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बोलना और सुनना दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लेखन के लिए। लेखन में अगर शुद्धता चाहते हो तो इस 2 कौशल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो, चीज़ क्या है, मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्यानात्मक ध्वन्यात्मक, ठीक है? ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति आती है। मौखिक रूप में क्या करते हो, जो चीज़ आप समझते हो उसी को आप, उसी भाव को आप अभिव्यक्त करते हो या प्रकाश करते हो। जब इन ध्वनियों से जो भी ध्वनि आपने व्यवहार किया, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो ध्यानात्मक मतलब ध्वनि आपने उच्चारण किया, उस मतलब शब्द उच्चारण से जो ध्वनि आपका निर्गत होती है, उसी ध्वनि से आप समझ पाते हो कि क्या भाव उसमें छुपे हुए हैं। अभी उसी को अगर लेखन के रूप में देखना है, तो लिपिबद्ध अगर करना है, उसके जो शब्द है उसको लिखना है, उसको हम कहते हैं लिखित रूप। और हम उसको बोल सकते हैं, उस कौशल को बोल सकते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल एक शिक्षा का रूप है। लेखन कौशल प्रकृति रूप से अगर देखो तो शिक्षा में ही प्राप्त होती है। इसमें आप अक्षर ज्ञान करते हो, फिर आप लिपि जो भी रहा, लिपियों को कैसे व्यवहार करके शब्द बनाया जाए, और अक्षर के बाद शब्द बना लिए, शब्द के बाद कैसे अलंकारों को जोड़ोगे, आकार, ओकार, ऊकार, हस्वकार जो भी जोड़ना रहता है उसको जोड़ोगे। उसके बाद उसके अर्थ को कैसे निकालोगे। तो ये पूरा आपका चीज़ होता है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल में चीज़ों को लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए आपका मौखिक मौखिक और श्रवण कौशल, ये दोनों कौशल आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप सुनने के बाद अच्छे से उसे लिख सको शुद्ध रूप से। ठीक है? अभी चलो नेक्स्ट, लेखन शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताओ। लेखन से क्या-क्या होता है? छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों के कर्मबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। देखो, मैंने अभी जो-जो आपको बोला उसको अगर मैं बोलूँ, सॉरी कर्मबद्ध मैंने बोल दिया, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध होता है आपका पॉइंट वाइज़, सीक्वेंशियल और सीरियली, ठीक है? एक के बाद एक, क्रम में सजा के लिखना है, क्रम में सजा के। मैं कर्मबद्ध याद आ गया, मेरे माइंड में आ गया, सो सॉरी। ये क्रमबद्ध है, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखना, जो सीक्वेंस में लिखना रहता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ भावों के बारे में बताया, मेरे अभिव्यक्ति को आपके पास प्रकाश किया। उसी अभिव्यक्ति के द्वारा आप क्या समझ रहे हो, मेरे अर्थ को ले रहे हो और ग्रहण कर रहे हो। परंतु अभी आपको मैंने बोला, जो चीज़ मैंने आपको बोल के बताया उसको मैं लिख के बताऊँ। तो जब लिख के बताएँगे तो मेरे भावों को प्रकाश करते हुए एक विषय पे जब मैं बात कर रही हूँ, एक विषय से दूसरे विषय पे मैं बात करूँगी, तो उसमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, ताकि एक विषय का संपूर्ण ज्ञान हमें मिल सके, एक के बाद एक जुड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि इसका एक बता दिया तो उसका 4 बताएँगे। वो उसके अंदर जो जुड़े हुए हैं, जो भी संपृक्त भावनाएँ हैं, वो उसका ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए छात्र जब सोचेंगे, निरीक्षण करेंगे, जो भी उनकी अभिव्यक्तियाँ रहेंगी, भाव रहेंगे, तो उसको वो लिखकर व्यक्त कर सकते हैं और बता सकते हैं क्रमबद्ध उपाय से और अनुसार से। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे, मतलब जो पढ़ सको, अच्छा, सु मतलब अच्छा, जो पढ़ सको और जो पाठ बहुत अच्छा होता है, विषय बहुत अच्छा होता है, उसके बारे में लिख सकेंगे। शुद्ध के रूप से लिख सकेंगे, शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे, मतलब उसके जो अक्षर होंगे, उसके जो शब्द होंगे, शुद्ध लिख सकेंगे, शुद्ध भाषाओं में लिख सकेंगे। अभी तीसरा हो गया छात्र ध्वनि, ध्वनि समूह, शब्द, सूक्ति, मुहावरा, जो मुहावरा होता है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों को कहाँ पे लगाना है, पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे व्यवहार करना है, उसको लिख सकेंगे। अनुलेख, सुलेख तथा सूत्रलेख, सॉरी,
श्रुतलेख लिख सकेंगे। तो यहाँ पे जो आप लिखते हो अनुलेख, जो भी आपने सीखा या देखा उसको देख के लिखना। सुलेख अच्छा लिखना, सुंदर अक्षर से लिखना या सुंदर गोल गोल करके लिखना। अथवा आपका जो श्रुतलेख होता है, डिक्टेशन मेथड जो बोला गया है, मैं आपको कुछ अक्षर बोलूंगी या शब्द बोलूंगी, उसको आप लिखोगे। तो तीनों लेखों के बारे में आपको पता चला, तीनों लेख के बारे में पता चला। अनुलेख मतलब किसी का अनुकरण करना, कॉपी करना। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, उसको देख के आप बारंबार लिखोगे, ठीक है। सुलेख में अच्छा लिखना, अच्छा मतलब सुंदर सुंदर करके लिखना, देख के ही लिखना बट सुंदर करके लिखना। श्रुतलेख में मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगी, उस शब्द को आप लिखेंगे। समझ आया इतना? समझ गए? अच्छा। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ चुका है, इस वजह से आज गलत भी बोला जा रहा है, तो उसमें ध्यान मत दीजिएगा, सो सॉरी उसके लिए। और क्या हो सकता है? व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में हम सक्षम रहेंगे। मतलब देखो, अगर आपको ज्ञान हो गया कि ध्वनि क्या है, ध्वनि समूह क्या है, शब्द क्या होते हैं और सुक्ति क्या होता है, मुहावरे क्या होते हैं, सब कुछ के ज्ञान मिल गए हैं, कैसे लिखना है आपको पता है, तो उसके बाद आपका रहता है व्याकरण के बारे में ज्ञान लेना। व्याकरण का भी ज्ञान अर्जित हो गया, मतलब आप उसको प्रयोग कर सकते हो, प्रयोग में आप सक्षम हैं, कहीं पे भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखो, वह वाक्य में शब्द, वाक्यांश तथा उपवाक्य का क्रम अर्थानुकूल रख सकेंगे। मतलब देखो, हर एक चीज को हर जगह पे लिखा नहीं जाता है, कुछ चीजें होती हैं जो कि बीच में लिखी जाती है। अच्छा बताओ, कोई भी विषय के बारे में आपको जब लिखने को बोला जाता है, तो क्या आप जो उसके कंसेप्ट पोर्शन होते हैं या फिर जो आप बातों को आप एक्सप्लेनेशन के वे में या फिर बढ़ा चढ़ा के लिखते हो, क्या प्रथम अवस्था में ही लिख सकते हो, परिभाषा से ही आरंभ कर सकते हो ऐसा लिखना? कर सकते हैं क्या? इंट्रोडक्शन से हम नहीं ना। कोई चीज को एक्सप्लेन करना है तो उसको बीच में ही करना पड़ता है, आफ्टर डेफिनेशन मीनिंग। तो आपका परिभाषा हमने दे दिया, अर्थ दे दिया, सब कुछ देने के बाद बीच में आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि हर एक चीज का वाक्य होता है, वाक्यांश होता है और उपवाक्य होता है, एक से जुड़े हुए दूसरे वाक्य भी होते हैं। तो उसको सजा के लिखना पड़ता है, क्रम अनुसार लिखना पड़ता है। आप जो भी अभिव्यक्ति दे रहे हो ना, मतलब एक्सप्रेशन दे रहे हो, आपका थॉट का एक्सप्रेशन दे रहे हो, अभिव्यक्ति, उसको विभिन्न रूपों से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि कौन सा शब्द कैसा है या कौन सा वाक्य कैसा है, तो उसके शुद्ध रूप से आप विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका माध्यम हो गया, आप जिसके द्वारा अपने अभिव्यक्ति को बता सकते हैं। अभी देखो, लेखन शिक्षण के गुण क्या होना चाहिए। अच्छा, आपका लेखन कैसा होना चाहिए बताओ? गुड हैंडराइटिंग बोला जाता है ना, गुड हैंडराइटिंग। एक बच्चा लिख रहा है तो उसका हैंडराइटिंग को आप बोलो, अभी लेखन आपका कैसा होना चाहिए, कैसा लेखन होने से आप बोलोगे कि ये अच्छा लिखता है, बताओ? क्लियर होना चाहिए, मतलब सुंदर, और लेखन हमेशा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडोल हो। सुडोल मतलब भरा पूरा होना चाहिए। जैसे होते हैं ना कुछ बच्चे, उसको पतले पतले करके लिखते हैं और समझ नहीं आता, तो सुडोल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए आपका लेखन। उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो। क्रमबद्धता सीक्वेंस में लिखोगे, एक के बाद एक करके लिखोगे। प्रभावशीलता, आप जो भी भाव प्रकाश करना चाहते हो, वो भाव जैसे आरंभ से अंत तक सब कुछ पता चले, ऐसा आप लिखोगे, आपके लिखने में वो रहना चाहिए। भाषा एवं शैली में प्रभाव उत्पादक सॉरी उत्पादकता, अच्छा, प्रभाव उत्पादकता हो। ये चीज कल भी अटका था, आज भी अटका, तो चलो इसको हम चेंज ही करेंगे, प्रभाव उत्पादकता हो, ऐसा कर लो। अथवा आप क्या कर सकते हो, प्रभावशाली, प्रभावशाली लिख दो, ठीक है। प्रभावशाली भी लिख सकते हो। आपका जो शैली रहेगा, लिखने का जो स्टाइल है, उसको शैली बोलते हैं, ठीक है। शैली होगा या भाषा होगा, वो प्रभाव उत्पादकता होना चाहिए या फिर प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा व्याकरण सम्मत हो, भाषा में व्याकरण भी होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अच्छे से लिख सको। अभिव्यक्ति संक्षिप्त हो, संक्षिप्त, ये आपका क्या होता है ना, जब आप लिखते हो सारांश, तो आप कहानी का संक्षिप्त अवस्था में वर्णन करते हो या फिर विश्लेषण करते हो बहुत बड़े आकार में? कौन सा करते हो बताओ? कहानी का सारा संक्षिप्त करते हो। तो ये संक्षिप्त अवस्था में रहेगा, स्पष्ट रहेगा, और प्रभाव उत्पादकता इसमें होनी चाहिए, प्रभाव उत्पादक होगा, मतलब प्रभाव जैसे बह सक रहा है या फिर प्रभाव का पता चले, कौन से भाव है, उसका प्रभाव कैसा है, उसका इफेक्ट क्या है, वो पता चल सके। अभी देखो, लेखन शिक्षण की प्रविधियां, प्रविधियां,
देखो, पहले तो विधि मतलब प्रविधियाँ होता है विधि, विधि मतलब मेथड, ठीक है? पहले आया मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि सुने हो कि नहीं? मोंटेसरी कहाँ पे होता है बताओ? कौन से बच्चों के साथ आरंभ किया जाता है? प्ले वाले मैच बच्चों के साथ मतलब जो प्ले वे मेथड है वो वाला। अच्छा, तो यहाँ पे ना 3 चीज़ आपके बच्चों के आप एक्टिव करना चाहते हो या सक्रिय करना चाहते हो। सक्रिय मतलब एक्टिव हो गया। कौन से? आँख, कान, हाथ। 3 है। क्या है? आँख, कान, हाथ। ठीक है? आँख, कान, हाथ। तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। मतलब तीनों का व्यवहार जैसा होना चाहिए। इस विधि के द्वारा तीनों का व्यवहार जैसा होना चाहिए। चलो कौन जॉइन करा करवा देते हैं। ओके, चलो। एक सेकंड, फिर गायब हो जाता है। देखो आ गया, आ गया। देखो, सो यहाँ पे हमने मोंटेसरी विधि में बोला, मोंटेसरी ने लिखा है आपका 3 जो आँख है, कान है, हाथ है, तीनों जो आपके सक्रिय होने चाहिए। ये तीनों पे तीनों के प्रयोग पे हमने बल दिया है। उनके मतानुसार मतलब मत अनुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उँगली फेरने को कहा गया या कहा जाए। फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। इस प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाएगा और सीखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप आँख, कान और हाथ तीनों का समुचित प्रयोग होना है। तो आप क्या करोगे, जो आपके बड़े-बड़े अक्षर होंगे या फिर आपके जो अक्षर को लिखा जाता है, हम उसको मॉक्सो बोलते हैं, ठीक है? उसके ऊपर घुमा-घुमा के लिखना, हाथ फेरते हुए लिखना। जैसे किसी को आपने बोला कि तुम अभी एबीसीडी लिखो या अ लिखो, तो बच्चा यहाँ पे बार-बार हाथ ऐसे फेरता जाएगा। अ, अ ऐसा फेरेगा। उसके बाद जब उसको लिखने का थोड़ा-सा आदत हो जाएगा, वो उँगली फेर पाता है, तो उसको पेंसिल हम लोग पकड़ाएँगे। अभी इससे पहले जब बच्चा तैयारी कर रहा था कि हम कैसे लिखें, उसके लिए गत्ते मतलब ऐसे आप लकड़ी का छोटा जो पीस होता है वैसे दे सकते हो हाथ पे, या फिर कोई भी प्लास्टिक का थोड़ा सा हार्ड वाला कोई भी चीज़ हो तो उसके हाथों में दे सकते हो, ताकि वो अ लिख सके, आ लिख सके। उसके बाद जब लिखना उसका आरंभ हो जाता है, ये समझ उसको आ गया कि कैसे लिखना है, उसके बाद वो पेंसिल का व्यवहार करेगा। पेंसिल हमेशा रंगीन होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो जाए, रुचिकर लगे बच्चे को और वो लिखने में आग्रही बने। ठीक है? ये होता है आपका मोंटेसरी विधि। इसके बाद होता है रूपरेखा रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि। तो रूपरेखा अनुकरण विधि होता है आपका इमिटेशन विधि बोल सकते हो या कॉपी करना। तो इसमें क्या होता है आपका ब्लैक बोर्ड पे या स्लेट पे श्याम पट्ट बोला गया। श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, या फिर आपका जो स्लेट होता है उस पे आप क्या करोगे, चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए, पहले आप ऐसे बिंदु रख दिए, ठीक है? यहाँ से आरंभ करोगे कुछ लिखना, जैसे मैंने अभी लिखा आम, ठीक है? अब मैंने शब्द बना दिया। अभी आम पेड़ पर होता है और आम के पेड़ को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने एक ऐसा वाक्य बना दिया। छात्र उसी पे निशाना करते हुए उसको बार-बार, बार-बार देख के लिखेगा या फिर उसका उच्चारण करते हुए लिखेगा, उसमें क्या वर्ण है पता करेगा और उसी के माध्यम से वो वर्ण सीखेगा, वर्ण लिखना सीखेगा। अभी देखो स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र में क्या होता है, शिक्षक इस प्रविधि में सामपट्य अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। अभ्यास पुस्तिका आपको पता चला, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेने के लिए, लिखने का हैबिट बनाने के लिए हमारे पास हैंड राइटिंग बुक होती थी, उसको अभ्यास पुस्तिका बोलते हैं। तो अभी स्लेट पर श्याम पट्ट पर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे अध्यापक और अध्यापिका लिख देंगे। छात्रों को कहा जाएगा उन्हीं अक्षरों पर ध्यान देते हुए खुद से खुद से स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं, नीचे उसी प्रकार अक्षर बनाएं और इस विधि से वो लिखना सीख जाते हैं। स्वतंत्र अनुकरण विधि। अभी आया जैकटार्ट विधि। क्या मैंने बोला? जैकटार्ट, ओके। जैकटार्ट विधि बोला, इस प्रणाली में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। देखो, शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को, जैसे आपने पढ़ा हुआ है बहुत कुछ, जैसे यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, विधि क्या होती है, विधि कितने प्रकार की होते हैं और कहाँ पे हम व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा आपने लाइन्स कुछ पढ़ा। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, हिंदी में लिख दूंगी, और उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दूंगी या फिर गलत लिख के रख दूंगी और आपको बोलूंगी शुद्ध करो।
वतनी शुद्ध करो, इस वाक्य में क्या गलत है उसको देखो। ठीक है, मूल वाक्य से इसमें आपको बदलाव करके कुछ नया वाक्य बनाना है, तो इसको जैक्टार्ड विधि बोलते हैं, जैक्टार्ड विधि। अभी देखो लेखन अभ्यास, लेखन अभ्यास क्या होता है, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमें हैंडराइटिंग पुस्तिका मिलती थी, मतलब कॉपी मिलती थी या बुक मिलती थी, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता था, उसको देख के ही हम लोग रिपीट करते थे या लिखते थे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए उसी का रहा। अभी ये तीन प्रकार के होते हैं, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। सुलेख क्या होता है, सुंदर लिखना, आपका लिखावट बहुत सुंदर होना चाहिए। अच्छा बोलो, विद्यालय में ऐसे प्रोग्राम होते थे कि नहीं, जो सुंदर लिखेगा उसको प्राइज मिलेगा? हाँ, तो ऐसे हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, ठीक है? जिनका लिखावट बहुत ही खराब रहता है, तो उनके लिए सुलेख विधि को अपनाया जाता है, जिससे बच्चा क्या करता है, देख के ही लिखता है, बट उसको बोला जाएगा, तुमको ये दिया जाएगा, तुम अच्छे से लिखो, सुंदर से लिखो। तो उसका आवश्यक जो लक्ष्य है हमारा क्या रहा, एक शिक्षक के नाते हमारा आवश्यक लक्ष्य रहा कि आप अच्छे से लिखो। उसके बाद देखो अनुलेख विधि। अनुलेख विधि में क्या होगा ना, अनुलेख में सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। ठीक है, अनुलेख क्या होता है, अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया आम, आम को आप बार बार उसको देखते हुए लिखेंगे और कुछ समय उसके ऊपर भी लिखेंगे, ताकि आपको अभ्यास हो जाए। ठीक है, अभ्यास हो जाए। अभी नेक्स्ट चलो, और भी चलते हैं आगे। सुंदर ढंग से अक्षर बनाना, शुद्ध वाक्य बनाना, ये सारा चीज हो गया आपके अनुलेख पे। श्रुतलेख क्या होता है, सुना हुआ लिखने को श्रुतलेख बोलते हैं। श्रुत मतलब सुनना, लिखना, सुन के लिखना। अध्यापक कुछ बोलेंगे, कुछ शब्द बोलेंगे या अक्षर बोलेंगे या फिर वाक्य बोलेंगे, उसे सुन के लिखना, तो उसी समय पे लिखना और शुद्ध बनाना। जैसे कि आपने गलत कर दिया है तो उसको आप शुद्ध रूप से लिख देंगे, तो ये होता है आपका श्रुतलेख। समझ आया इतना? श्रुतलेख समझ आया? अच्छा, देखो, लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें क्या-क्या है? बैठने का ढंग, किस चीज़ों पे आप ध्यान दोगे जब आप एक बच्चे का लेखन सुधारना चाहते हो, उसमें जो त्रुटि है उसको सुधारना चाहते हो, तो किस बातों पे आप ध्यान दोगे? प्रभावशाली तो बनाना ही है, जैसे आप अभिव्यक्त कर सकते हो, वो भी लिख के अभिव्यक्त करें, तो इसीलिए बैठने का ढंग पहले, कैसे आदत, कोई भी अवस्था में आप बैठ के लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या बहुत समय तक? तो आपको स्ट्रेट बनना पड़ता है, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, आपका जो पीठ में जो हड्डी है, वो सीधी रहनी चाहिए, ताकि आप बैठ के आराम से लिख सको। आदत पड़ना चाहिए इसका। द्वितीय क्या हो गया, अभ्यास पुस्तिका की आंखों से दूरी। देखो, आप अगर कोई भी किताब पकड़ते हो, अभ्यास पुस्तिका ही क्यों, कोई भी कॉपी या किताब पकड़ते हो, तो आंखों के पास लेके अगर पढ़ोगे या लिखोगे, हो पाएगा? हो पाएगा? हमेशा इसको लगभग 1 फुट की दूरी में रखें, 1 फुट की दूरी, ठीक है? आपकी आँखों से 1 फुट की दूरी में होना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट, कलम पकड़ने की विधि। देखो, आपके अंगूठा के द्वारा उसको होल्ड किया जाता है। चारों आपके जो फिंगर है, चारों के चारों लगते हैं क्या पेन पकड़ने के लिए? या फिर 3 अंगूठे से हो जाते हैं? 3 उँगलियों से हो जाते हैं ना? एक, हाँ, 3 से हो जाता है। मिडल और जो आपका पहला वाला फिंगर है और आपका जो बड़ा वाला थंब फिंगर है। तो पहली दूसरी उँगली के बीच में कलम को रखी जाती है, अंगूठे द्वारा उसको पकड़ी जाती है। तो कलम की जो नींव होती है लगभग थोड़ी-सी ऊँची में रहती है, मतलब 1 इंच का ऊँची में रहता है, एंड उसको पकड़ने से, अच्छे से पकड़ने से आप क्या करोगे, लिख पाओगे, एवं उसको अच्छे से पकड़ने से आप लिख पाओगे। ठीक है? अभी देखो, पढ़ना लिखने के साथ-साथ पढ़ना भी होता है। पढ़ना, मतलब यहाँ पे हेडिंग दे दिया पढ़ना। पढ़ना, लिखने के साथ-साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? जितना अच्छा पढ़ोगे उससे क्या होगा, अच्छा आप सुनोगे भी, अच्छा अक्षर आपको पता चलेगा, अच्छा लिखोगे। उपयुक्त वातावरण, समय, स्थान आदि सबका परिचय आपको होना चाहिए, ताकि आप जब लिख रहे हो उसको ध्यानपूर्वक लिख सको। सुडोल अक्षर, जो सुंदर बना के लिखता है, उसके अक्षर बहुत ही गोल-गोल से होते हैं, सुडोल होते हैं, पूरे लिखे जाने वाले अक्षर। अभी देखो और क्या है, सिरोरेखा। सिरोरेखा मतलब क्या है, आप कोई भी शब्द लिख रहे हो, शब्द के ऊपर रेखा खींचते हो, शब्द के ऊपर रेखा खींचते हो, हिंदी में वो खींचा जाता है। तो सिरोरेखा का अक्षर का आवश्यक अंग है, अतः इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। देन और क्या होता है, आप जब लिखते हो बाएं से दाएं लिखते हो या दाएं से बाएं लिखते हो, बताओ? बाएं से दाएं लिखते हैं, बताओ दाएं से बाएं कौन लिखता है?
दाएँ से बाएँ कौन लिखता है? कौन उर्दू लिखे रहते हैं। हाँ, तो आपके जो वन्य वाक्य हो गए उसको क्रम अनुसार लिखना चाहिए, वो भी बाएँ से दाएँ। फिर क्या है? सीधी लिखाई। सीधी लिखाई, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों की जो खड़ी रेखाएं होती है तिरछी ना होकर सीधी हो। जो भी आप लिख रहे हो ना, वो सीधी सीधी होनी चाहिए, सीधी सीधी होनी चाहिए, ना कि टेढ़ी टेढ़ी। ठीक है, सीधी सीधी होनी चाहिए। चलो। हम्म। फिर क्या है? आपका नमूना उपयुक्त हो। आप नमूना मतलब आपका जो लिखावट हो नमूना उपयुक्त हो, अध्यापक द्वारा बनाए गए शब्द वो उच्चारण जो करते हो ना, उच्चारण पे यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, अक्षर पे ध्यान देना है, शब्द पे ही ध्यान देना है। जैसे आप लिखने का कोशिश करें तो कहीं से आप देख के ही लिखोगे, तो आपका अक्षर जो आप लिखना चाहते हो उसका मॉडल पकड़ लो, उसको देखते हुए आप लिखो, उसी आधार पर लिखोगे तो आपका लिखना भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी देखो लिपि प्रतीक। ठीक है, लिपि प्रतीक क्या होता है? अनुस्वार, आपका जो अनुस्वार रहता है, अनुस्वार विसर्ग हलंत मात्राओं के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। मतलब क्या है? जब भी आप भाषाओं को व्यवहार करते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी त्रुटि नहीं रहती। त्रुटि हमारी शुद्ध अशुद्ध में ही रहती है। हम कौन से शब्द को शुद्ध रूप से लिखते हैं, कुछ शब्द को हम अशुद्ध रूप से लिखते हैं। अभी उसी टाइप के शब्द के लिए कभी कभी गलत भी हो जाता है ना? कोई कोई शब्द अगर वैसा लिखा गया है तो रॉन्ग भी हो जाता है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे जो हलंत है, विसर्ग है, अनुसार है, उसके ऊपर उसको कैसे आप व्यवहार करो। अभ्यास मतलब ये एक कला है। जो भी कला आप जानते हो उसको बारंबार प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, मानसिक और आपके जो बौद्धिक अवस्था से आपके स्तर पे रहते हुए अभ्यास करना चाहिए ताकि आप अच्छे से लिख सको। ये हो गया। अभी देखो इतना समझ आया? अभी देखो एक क्वेश्चन है आपका, व्याकरण विधि आ सकता है, व्याकरण विधि आ सकता है, या फिर व्याकरण जैसे अक्षर विन्यास होते हैं, व्याकरण शिक्षण होते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित। मतलब व्याकरण शिक्षण क्या होता है, व्याकरण विधि बोल सकते हो या व्याकरण शिक्षण बोल सकते हो। तो पहले तो आरंभ करना पड़ेगा, भाषा एवं व्याकरण के अंदर क्या संबंध है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अगर प्रश्न आया, क्या प्रश्न है देख लो, ऊपर लिखा गया है व्याकरण की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, ऐसे भी आ सकता है। अथवा यहाँ पे कुछ है मेंशन, वो भी देखना। ये व्याकरण शिक्षण क्या होता है, मैं पीडीएफ में मेंशन करके दी थी। व्याकरण शिक्षण क्या होता है, तो ये आपको वहां से थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाना है। भारत क्या है, भारत लिखा गया है यहाँ पे, भारत नहीं होगा, भाषा होगा। रॉन्ग लिखा गया है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका होना चाहिए, भारत भारत क्यों लिखा है क्या पता, वो रॉन्ग में लिखा है। भाषा संबंध जो भी आपके प्रश्न होंगे, जैसे व्याकरण के अंग होते हैं, व्याकरण शिक्षण विधियां होती है, कौन से विधि से आप व्याकरण को सीख सकते हो, या आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, सारी विधियों को थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। ये कितने पेज का है आपका? 3 पेज का है। ठीक है, 3 पेज का है। इसमें आप कुछ पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो, पहले समझ लो उसके बाद स्किप करना। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है? अच्छा देखो क्या है, अभी सेम चीज है जैसे हम लोग आरंभ करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। वो ध्वनि प्रतीकों का व्यवहार करते हुए अपने जो भी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है अपने ही जैसे मनुष्य के सामने। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि आपके भाषाओं को आप हर जगह पे व्यवहार करते हो, लगातार आपका भाषाओं को आप व्यवहार कर रहे हो, परंतु आपको क्या पता है इसमें कौन से व्याकरण का हम लोग व्यवहार करें, ये नहीं पता रहता है। तो लगातार प्रयोग करने के लिए आपको शुद्ध रूप में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो व्याकरण अभी एक ऐसा रूप देता है एक भाषा को, जिससे आपको पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, पहले क्या हो चुका, अभी क्या हो रहा है। इस वर्तनी को समझने के लिए देखो ये भी साहित्यिक है। तो आपको जैसे पहले बोला गया, भाषा एवं व्याकरण का प्रश्न आया, व्याकरण शिक्षण बोल के आपका प्रश्न आ रहा है, तो आप भाषा के ऊपर जो पहला क्वेश्चन हुआ था उसको ही लिखेंगे। भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है, भाषा को कहाँ से लिया गया है, हमारे भारत में राष्ट्रभाषा, अभी कोई राष्ट्रभाषा है क्या भारत में? राष्ट्रभाषा है क्या?
नहीं है। पहले हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी था, उसके बाद उपरांत क्या हुआ, हिंदी को हमने ऑफ़िशियल लैंग्वेज से हटा दिया है। अभी हमारे भारत में कुल मिला के 22 भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। सबसे ज़्यादा भाषा जो है व्यवहार हो रहा है वो है हिंदी। उसके बाद अगर किसी ने बोला कि और कौन-सी भाषा मतलब द्वितीय अवस्था में द्वितीय स्थान पे है जो कि ज़्यादा व्यवहार किया जाता है वो है बंगाली। ठीक है? उसके बाद तेलुगु भी है, तमिल भी है। ओडिया का स्थान जो ओडिया आप लैंग्वेज बोलते हो वो 9 स्थान पे है, नंबर 9 मतलब 9 स्थान पे वो मौजूद है। अभी ये सारा चीज़ तो आपने बोल दिया कि भाषा से क्या होता है आप अपने जो भी व्यवहार करते हो जो चीज़ों को या फिर आपके जो भाव होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हो। हम समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ता है और उसको बताने के लिए अपनी चीज़ों को समझाने के लिए आप भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का लगातार प्रयोग करने के लिए व्याकरण आपको समझना पड़ेगा। तो अभी महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है देखो। महर्षि पतंजलि ने अपने जो भी उन्होंने लिखा हुआ है उसमें बोला है अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है। व्याकरण क्या होता है? जैसे आपको स्कूल में डिसिप्लिन और अनुशासन में रखना पड़ता है ना, अनुशासन में रखना पड़ता है स्कूल में, अच्छे से आप जैसे पढ़ सको और अच्छे से समझ सको इसलिए अनुशासन और डिसिप्लिन में रखा जाता है। वैसे ही भाषाओं को भी डिसिप्लिन और अनुशासन में रखने के लिए क्या किया गया है, आपका व्याकरण विधि को लिया गया और व्याकरण लिया गया। यहाँ पे मेंशन हो गया या फिर बताया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। अभी एक और हम लिखेंगे जैसे कि डॉक्टर स्वीट, ठीक है? डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। जो भी आप व्याकरण को व्यवहार करते हो ना, व्याकरण भाषाओं के लिए भाषाओं में जो भी हम बताना चाहते हैं कि पहले क्या घटना हो चुकी है, क्या होने वाली है और क्या घट रही है, उस चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए अगर आप व्याकरण का व्यवहार करते हो तो व्याकरण उसका भाषाओं का विज्ञान है। ठीक है? भाषाओं के लिए वो एक विज्ञान है, जिस माध्यम से क्रमबद्ध अनुसार आप एक के बाद एक रंग मतलब संज्ञा, उससे संबंधित विशेषण, विशिष्ट सबको व्यवहार करते हुए एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हो। ठीक है? 2 डेफिनेशन दे दिया उतना बहुत काफ़ी है। अभी आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। देखो, तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन था, 4 नहीं देना है, 2 डेफिनेशन से हो जाएगा। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है बोलो? भाषा ना परिवर्तनशील है, हमेशा ही इसमें बदलाव आता है। मैंने आपको समझाया था जैसे आप आज कोई शब्द उच्चारण कर रहे हो, कल उस शब्द का अपभ्रंश होते हुए कोई नया शब्द निकल सकता है। इसीलिए भाषा परिवर्तनशील है, विकासशील है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण का काम कौन कर रहा है? व्याकरण कर रहा है। व्याकरण शुद्ध रखता है भाषाओं को, भाषाओं में विकृति नहीं आनी चाहिए और विकृतों जो भी हमारे विकृत अवस्था में रहते हैं, जो टूटे-फूटे अवस्था में रहते हैं, उससे बचाता है। उस शिक्षा के लिए आपको व्याकरण सीखना पड़ेगा। व्याकरण भाषा का सहचर है। मतलब अगर आप रास्ता भटक गए हो, तो आपको कोई रास्ता जैसे दिखाता है ना, तो आप जैसे आपके साथ कोई पढ़ रहा है तो सहपाठी, तो वैसे ही ये इसके साथ अगर व्यवहार हो रहा है तो उसको सहचर बोलते हैं, जो रास्ता दिखाता है और नियम को बताता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमेशा के लिए व्याकरण सीखी जाती है। ठीक है? व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। आप बोलना तो सीख जाओगे, परंतु अगर व्याकरण का अभ्यास आपको ना हो तो आप हमेशा गलत ही लाइन्स बनाओगे या फिर वाक्य बनाओगे। तो इसीलिए ये असंभव चीज़ को पहले शुद्ध करना पड़ेगा या अशुद्ध करना जो अशुद्धिकरण है उसमें या फिर त्रुटियाँ हैं उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए पर्याप्त नियमों के बारे में जानना पड़ेगा। जो व्याकरण से संबंधित नियम है उसके बारे में जानना भी पड़ेगा। अतः भाषा को विकृति से बचाने के लिए कोई भी भाषाओं में जो त्रुटि रहती है उससे बचाने के लिए उसके शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने के लिए आप व्याकरण का व्यवहार करते हो। विद्यार्थियां क्या करते हैं या विद्यार्थियों को आप बता सकते हो कि इसका प्रयोग से क्या क्या होगा, तो आप व्याकरण के नियमों को बताओगे, उसके आवश्यक जो भी परिचय उसको दोगे और उसको कैसे व्यवहार करनी चाहिए और असिद्धियों को कैसे हटानी चाहिए वो बताओगे। ठीक है, समझ आया? समझ आ गया?
चलो, अभी नेक्स्ट में है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को शुद्ध बोलने में, लिखने में तथा पढ़ने में प्रेरण देता, मतलब प्रेरणा देता, मोटिवेशन देता है। जब व्याकरण अच्छा से समझ आ जाए ना, कौन सा व्याकरण ज्यादा कठिन लगता है बताओ? हिंदी इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश कौन सा कठिन लगता है? व्याकरण, ग्रामर कौन सा डिफिकल्ट? हिंदी। क्यों बोलो? हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपके जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव हो गया, या फिर शुद्ध अशुद्ध हम जैसे बोलते हैं उसके मिस्टेक्स को ढूंढ के लिखना, या फिर आपके जो टेंसेस होते हैं वो सीख जाना, वर्ब एडवर्ब ये सारा सीख जाना। क्या इंग्लिश में इतना ज़्यादा वर्ड्स में चेंजेस आते हैं जैसे हिंदी में है? उसके भावों को प्रकाश करने के लिए ने, पर, अति बहुत कुछ लगाना पड़ता है। क्या हमें इंग्लिश में इतना ज़्यादा लगाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, व्यवहार करना? नहीं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण में अगर कोई चीज़ को ज़्यादा सीखना है, वो है हमेशा व्याकरण। व्याकरण अगर समझ गए, तो वो भाषाओं को एक रूप देगा अर्थपूर्ण रूप देगा। भाषा संबंधित अगर जो भी नियम है, उसको बच्चे को अच्छे से बताना है ताकि वो शुद्ध भाषाओं को व्यवहार कर सके। व्याकरण के द्वारा छात्र में रचनात्मक बोल सकते हो, या रचना, देखो रचनात्मक को कैसे वो लिखा है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा असुविधा हो गया। रचनात्मक है तथा सृजनात्मकता, ठीक है। आप क्रिएटिविटी बोल दो, क्रिएटिविटी। तो आप कोई चीज को क्रिएटिव बना के लिखना चाहते हो, रचनात्मक लिखना चाहते हो, कुछ चीजों को बनाना चाहते हो, जैसे होता है ना, हम कभी कभी कुछ लाइंस को अपने से बना के लिखते हैं, हाँ, स्टेटस देते हैं, कुछ लिखते हैं अपने बारे में लिखते हैं, या फिर अच्छी अच्छी लाइंस ढूंढ के लिखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपको वाक्य को समझ नहीं आता या व्याकरण आपको समझ नहीं आया, तो आप गलत ही पढ़ोगे। इसीलिए रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ने से बच्चे भी लिखेंगे। छात्रों को ध्वनियों के बारे में, ध्वनियों के सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म रूप का अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियाँ, जो भी है शुद्ध वर्तनी, सबके बारे में ज्ञान होगा। छात्र को वाक्य रचना के नियम पता चलेंगे, कहाँ पे विराम चिन्ह यूज करोगे, मतलब व्यवहार करोगे, आपके जो भी होते हैं पंचुएशन मार्क कहाँ पे व्यवहार करोगे। आपको अगर कोई प्रसंग मैंने बोला है, कोई बात आपको मैंने बोला है, उसको अति सुक्ति के साथ या मतलब लोकोक्ति, लोकों के उक्ति, मतलब लोग जो उक्ति देते हैं उसके साथ, या फिर मुहावरे के साथ कैसे आप बताओगे, उसके बारे में भी ज्ञान होनी चाहिए, और उसके लिए व्याकरण सीखना पड़ेगा। छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। कौन सा भाषा सही है, कौन सा भाषा सही नहीं है, उनके लिए क्या चाहिए, अथवा उनके जो शब्द होते हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, वो बताना। तो वो सारे चीज़ों को पहचानने की एक रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा। नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना, नए भाषा को सीखने के लिए सहायता करना। प्रकृति एवं गठन, जो भाषाओं के प्रकृति और गठन है उसको व्यवहार करना कैसा है, उसको ज्ञान लेना। भाषिक तत्व की संरचनाओं को ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। चलो, कौन आ रहा है? ओके। अभी और क्या है? भाषिक तत्व की संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जो भी भाषा के तत्व हैं उसके बारे में जानना। चार कौशल जो है आपके, चारों कौशल के बारे में ज्ञान अर्जित करना। ये भी मतलब क्या हो सकता है कि सीख सकते हो अच्छे से, या फिर उसके अर्थपूर्वक अवस्था में आप सब कुछ जान सकते हो, ये व्याकरण के द्वारा संभव हो पाया है। अभी चलो आगे। अभी यहाँ पे ना जो चीजें हैं, व्याकरण के अंग आपको और नहीं लिखना पड़ेगा, आपको वो सारांश दिया गया है। अभी देखो, व्याकरण की शिक्षण विधियां, क्या क्या उपाय से आप व्याकरण को सीख सकते हो। तो व्याकरण के सीखने के लिए, एक मिनट, व्याकरण को सीखने के लिए हमने क्या किया? पहला तो हमने निगमन विधि को अपनाया। निगमन विधि को क्या बोलते हो बताओ? निगमन विधि को क्या बोलते हो बताओ? इंडक्टिव, इंडक्टिव, ठीक। सो ये जो निगमन विधि है ना, ये प्राचीनतम विधि है, प्राचीन है बहुत ही ज्यादा। बोलो नवीन है या प्राचीन है? मैंने अभी बता दिया, ऑपोजिट भी बोल दिया, प्राचीन है या नवीन है? प्राचीन है। प्राचीन मतलब क्या? तब क्या हो गया? पुरातन, पुराना, पुरातन। तो ये सबसे पुराना विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ किए जाते हैं, मतलब आपको नियम पहले बताए जाएंगे, फिर उसके बाद उसका व्यवहार। सो पहले नियम बताया गया, रूल बताया गया, उसके बाद अगर आपको व्यवहार बताया गया, तो ये होता है आपका निगमन विधि।
आगमन विधि में क्या हो जाएगा बता दो? आगमन विधि में उल्टा जाओ, क्या होगा? पहले एग्जाम्पल टू रूल्स, तो पहले आपको व्यवहार बताया जाएगा, उसके बाद आपको नियम बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्याकरण सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, व्याकरण सीखने के लिए पहले तो नियम जानने पड़ेंगे, उसके बाद उसका व्यवहार। ठीक है, चलो सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या होता है, जैसे व्याकरण से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, व्याकरण से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो भी शिक्षार्थियों को बताए जाएंगे, शिक्षार्थियों को वो भी बताए जाएंगे, कंठस्थ करवाया जाएगा। पुस्तक विधि क्या है? पुस्तक में जो सूत्र आपको लिखा गया है या बताया गया है उसको पढ़वाना, उसके रूपों के बारे में पढ़ाना, उसके नियम के बारे में पढ़ाना, पुस्तक द्वारा पढ़ाना। ठीक है, अभी ये सारे तो हो गए निगमन विधि और बाकी विधि। आगमन विधि देखो अभी करवाया, अभी बताया, निगमन का उल्टा चले जाओ। तो निगमन विधि के बाद आगमन विधि में क्या होता है, जहाँ पे आपको व्यवहार पहले बताया जाएगा, उसके बाद आपको नियम बताए जाएंगे। आगमन विधि में 4 पदों का अनुसरण करते हुए व्याकरण के नियम और उपनियम स्वयं सीखते हैं। बच्चे यहाँ पे स्वयं से सीखेंगे, जैसे कि उसको व्यवहार करते हुए बच्चे को ज्ञान होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं या फिर वो क्या लिख रहे हैं या फिर कौन सा व्याकरण को उन्होंने समझा है। अभी देखो आगमन विधि में 4 पद होते हैं जिसको बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। पहले तो उदाहरण, व्यवहार सीखोगे ना, तो उदाहरण, कौन से उदाहरण को हम प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको सर्व ज्ञान मिल सके, सब सारे ज्ञान मिल सके। फिर आता है निरीक्षण। निरीक्षण मतलब क्या बताओ? निरीक्षण बोला गया है, परीक्षण नहीं बोला गया, परीक्षण एग्जामिनेशन होता है। निरीक्षण क्या होगा बताओ, बोलो। इवैल्यूएशन तो मूल्यांकन है, एग्जामिन तो परीक्षण हो गया। अच्छा सुनो सुनो, हमारा और एक भी चीज़ है जो कि मूल्यांकन और मतलब असेसमेंट इवैल्यूएशन को दोनों को मिलाया किया जाता है, वो निरीक्षण है। किसी चीज़ को देखभाल करना और देखते हुए उसका विश्लेषण करना, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जैसे होता है वो होता है निरीक्षण, देखभाल करना। अभी मूल्यांकन बोलोगे तो मूल्य देना पड़ेगा, यहाँ पे मूल्य देना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको पता करना चाहिए कि बच्चा इसको व्यवहार कर रहा है कि नहीं। सामान्यीकरण को मतलब क्या होता है, सामान्य अवस्था से समान रूप से देखना। ठीक है, सामान्य अवस्था में समान रूप से देखना, इस समानता को भी एक नियम का रूप दिया जाता है। ठीक है, रूप दिया गया है। प्रशिक्षण क्या होता है, जो भी आपने नियम पढ़ाए, जो भी नियम आपको बताए गए हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए और उसकी परीक्षण होनी चाहिए। हमेशा आपको पता रहना चाहिए जो भी चीजें आप सीख रहे हो वो सही है कि नहीं है आपके लिए। ठीक है, अभी चलो नीचे। तो इससे आपको पता चला कि इस विधि से बहुत ही अच्छा चीज़ बच्चों को मिलेगा, वो रुचिकर होंगे। बहुत सारे प्रणालियाँ भी आपको बताएँगे। उनका ज्ञान ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तक जाएगा। ठीक है? इतना ही लिखना है, उसके बाद ऊपर चलो अभी। ऊपर क्या है और देख लेते हैं। भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होता है, ये माध्यमिक स्तर पे व्यवहार किया जाता है। जब भी बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है उस समय इसको बहुत ही कठिन रूप से व्यवहार किया जाता है, लेकिन ये विधि जो है पूर्ण नहीं है, अभी तक अधूरा है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं है। इस विधि में 4 तथ्यों के बारे में और 4 चीजों के बारे में बात किया गया है। पहला है, इस विधि से केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा होती है, दी जा सकती है। नियमित व्याकरण पढ़ने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस मतलब ये विधि जो है ना, इसमें आगमन विधि में जो होता है उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में अधिक समय लगेगा। पहले आप उदाहरण देखोगे, फिर आप निरीक्षण करोगे, सामान्यकरण करोगे, उसके बाद आप परीक्षण करोगे। जो भी आपका नियम है उसको परीक्षण करोगे, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको परीक्षण करोगे। तो ये हो गया, ये सबसे बड़ा मेथड है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी उदाहरण से आप नियम तक जा रहे हो, ये चीज़ करते हुए बहुत ही समय चला जाता है। शुद्ध एवं अशुद्ध जो विवेचन होते हैं, लोगों के अंदर जो भाव है उसके बारे में पता चलता है, उसको शुद्ध कर सकते हो। बिना विवेचन विश्वास नहीं होगा। ठीक है, आत्मविश्वास नहीं होगा। आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं। देखो, आप बोलोगे कि आपको कोई चीज़ सीखना नहीं है, बट सिर्फ आपके दिमाग में घुस जाए, आप सीख जाओ, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी
चीज़ों के वजह से, त्रुटि के वजह से आपके आत्मविश्वास में हानि पड़ती है या फिर आप कमी होती है, तो उस समय आपको ध्यानपूर्वक आपके भाषाओं पे ध्यान देनी होगी या फिर भाषाओं के व्याकरण पे ध्यान देनी होगी कि आप भाषाओं को किस प्रकार में व्यवहार करते हो, और आपका कल्पना जो सार्थक नहीं है, एक दिन बहुत जल्दी और एक दिन सार्थक हो जाएगा। तो ये इतना चीज़ों को भांजना पड़ा विधि के वजह से। अभी देखो व्याकरण शिक्षण तो हो गया, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि होता है आप जहाँ पे व्यवहार करोगे। आपको उदाहरण के बारे में पता है, आपको लक्षण के बारे में पता है, जो काम होते हैं अंश के बारे में पता है। इसके अभ्यास से बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रयोग विधि बोला गया जैसे कि आप लर्निंग बाय डूइंग करते हो, किसी चीज़ को खुद से ही बनाते हो, उसमें देखते हो, विश्लेषण करते हो, नियम को समझते हो, उसका कंक्लूजन और निष्कर्ष निकालते हो, उसका प्रयोग, उसका अभ्यास सब कुछ आप क्या करते हो, अच्छे से समझ पाते हो प्रयोग विधि से। तो प्रयोग विधि में आप कोई चीज़ों को क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, उसका विश्लेषण या फिर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। नियमीकरण में नियम के साथ कंक्लूजन निकालते हुए आप उसका प्रयोग अभ्यास कर सकते हो। सहसंबंध विधि, ये क्या होता है? ये जुड़ा हुआ है प्रयोग, जो शब्द है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ये शिक्षण और प्रयोग दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं इस विधि में। और इस विधि में वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि के समय की जाता है, ठीक है? किया जाता है या की जाती है। तो व्याकरण शिक्षण में कोई पृथक विधि नहीं है। ये जो सहसंबंध विधि बोला गया, ये कोई अलग विधि नहीं है। इसमें आपको क्या किया जाता है? गद्य रचना के अभ्यास के दौरान और बोल सकते हो व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि आप कोई गद्य लिखना चाहते हो या गद्य के उत्तर जो लिखना चाहते हो, बड़े उत्तर जो लिखना चाहते हो, बड़े प्रश्न के जो उत्तर लिखना चाहते हो, उसके लिए जो नियम, व्याकरण जो भी चाहिए, आपको व्याकरण से ही मिलेगा। व्याकरण आपको अभ्यास करने में बहुत सहायता करती है। ये कोई पृथक विधि तो है नहीं, तो पृथक विधि से निकल के ये जानकारी प्रदान करती है बहुत सारी चीज़ों पे। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, प्रत्यक्ष बोला गया है, आप बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप को अनुकरण करने की अवसर प्रदान करती है और करते हैं। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्वाधिकार है, उनसे बालकों को वार्तालाप के अनुसार और अवसर प्रदान करने के लिए मौका देना चाहिए। अवसर प्रदान करोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे कि एक बालक को वार्तालाप के अवसर मतलब जैसे कि आप भाषा का व्यवहार करो, व्याकरण आपको पता है, तो व्याकरण के द्वारा आपको पता चला है कि आप जैसे हो, आप जो चीज़ें बताना चाहते हो, अभिव्यक्त करना चाहते हो, उसको अवसर मतलब आपको अपॉर्चुनिटी और अवसर ना मिले, अनुकूल परिस्थिति ना मिले, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। उस विधि के लिए हमने प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि रखा। समवाय विधि क्या होता है? इस विधि में जो भी आपके विधि के प्रतिपादक होते हैं, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर विद्यार्थियों को साहित्य के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो रहा है, प्रतिष्ठित, ठीक है? प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। तो बच्चों को ना कोई भी व्याकरण ऐसे ना पढ़ा दे, कोई भी किताब ऐसे ना पढ़वा दे, तो स्वतंत्र रूप से उनको समवाय और ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी किताबें, रचनाएँ, बहुत कुछ मिलेंगी, जिसके उपरांत उनको अपना मौखिक, लिखित कार्य करते हुए और कराते हुए गद्य की अवस्था में जो रहती है पुस्तक पढ़ाते समय, मतलब समवाय विधि में क्या है, हमेशा आपको कुछ देना पड़ेगा। आप देने में इच्छुक रहेंगे, आपको समय के साथ-साथ बच्चों को भी आप क्या करेंगे, पुस्तक पढ़ने के समय आप दोगे, बच्चों को पढ़ने के लिए एक समय दोगे, बच्चों को व्याकरण व्यवहार करने के लिए समझ दोगे, तो ये सब के व्यवहार से आपका क्या होगा, समवाय विधि होगा। समवाय विधि एक वैज्ञानिक द्वारा हुआ था। लॉर्ड मैकले के अनुसार बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वो नहीं जानता। व्याकरण जब आता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, और हम जो चीजों को बहुत आसानी से लिख सकते हैं उसको और लिख नहीं पाते हैं। तो शीघ्रता, जो शीघ्र सीखता है बोला गया है, बालक जो भाषा को जल्दी सीखता है जिसका व्याकरण नहीं है, वही भाषा को, कौन सा भाषा को, जिसका व्याकरण नहीं है। तो कक्षाओं में उसी भाषाओं के हिसाब से बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, व्यवहार करते हैं व्याकरण का, कि कैसे कक्षाओं में उस अनुरूप ही पढ़ाया जाएगा, उस वजह से। खेल विधि, जो मोंटेसोरी विधि था वैसा ही विधि है, जहाँ पे आपको नियम बताने के लिए, अवगत करवाने के लिए खेलते हुए और खेल का चयन करते हुए पाठ के अनुसार आप कुछ ऐसा व्यवहार करें और नियमों का पालन करें जिससे खेल द्वारा आपका खेल भी हो जाए और बहुत सारे आपको प्राइजेस मिले, ठीक है?
क्या होता है? रिवार्डिंग, ठीक है? प्राइज़ मतलब यहाँ पे क्या होता है? रिवार्डिंग। प्राइज़ेज़ का मतलब हो गया एक बच्चा बहुत अच्छा व्याकरण का व्यवहार करता है, तो उसको आप रिवार्ड दोगे? अच्छा बोलोगे? बोलेंगे? यस। अगर आप लोग अच्छा नहीं बोलते हो और आपका व्याकरण बहुत ही खराब है और त्रुटिपूर्ण है, क्या हम आपको रिवार्ड दे सकते हैं? नहीं। तो खेलते हुए, खेल-खेल में व्याकरण सीखना, खेल-खेल में शब्द के अंदर जो भेदाभेद है, मतलब भेद बोला जाता है, जो कि एक अंतर निकालता है कि 2 शब्दों में क्या अंतर है, वचन में क्या अंतर है, लिंग में क्या अंतर है, सब कुछ पता चलता है। तो आदि व्याकरण के नियम की सहायता से ही पता चलता है और सीख पाते हैं। ठीक है? खेल विधि के बाद नीचे आते हैं व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। व्यवहारिक मतलब क्या होता है? आप जैसे शुद्ध रूप से भाषाओं को, शब्द को, लिंग को, क्रिया को, काल को ऐसे व्यवहार करते हो तो उसको व्यवहारिक विधि बोला जाता है। विश्लेषण बोला गया। विश्लेषण से यहाँ पे आत्मक लगाना है। विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विधि। तो विश्लेषण का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन और इलास्ट्रेशन बोल सकते हो, बढ़ा के बोलना। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षक क्या करता है? आगमन विधि का ही व्यवहार करता है, उसी के तरह करता है, जहाँ पे उदाहरण से आरंभ होगा और उदाहरण देते हुए फिर उन पर उन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया और विश्लेषणात्मक करते हुए विचार विमर्श किया कि कौन से नियम इससे निकल के आते हैं, बच्चे को कौन सा नियम के बारे में पता चलता है और विद्यार्थी उससे क्या जान पाते हैं, उस विधि को हम विश्लेषणात्मक विधि बोलते हैं। ठीक है? व्याकरण शिक्षण प्रक्रिया बोला गया। अभी कैसे सीखोगे? 3 अवस्थाएँ हैं, 3 अवस्था से आप व्याकरण को सीख सकते हो। पूर्व ज्ञान, बच्चों के पास किस चीज़ का पूर्व ज्ञान है? बच्चे जैसे सर्वनाम सबसे पहले पढ़ते हैं, उस चीज़ों के बारे में उनका ज्ञान कितना है वो जानना। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछना, प्रश्न करना। उद्देश्य, जैसे कि आपको मैंने प्रश्न पूछा, तो इससे मुझे आपका उद्देश्य के बारे में पता चलेगा कि कौन-सा उद्देश्य इसके द्वारा पूरा हो सकता है। ठीक है? व्याकरण शिक्षण को और भी रुचिकर बनाने का उपाय क्या है? जैसे कि आप आपके जो पाठ्यक्रम है उस अनुसार बच्चों को और व्याकरण दीजिए और पाठ्य चर्चा है उस अनुसार बच्चों को व्याकरण सिखाइए। प्रारंभिक अवस्थाओं में व्याकरण सिखाई जाती है, छोटे-छोटे क्लास से ही व्याकरण थोड़े-थोड़े से करके सिखाई जाती है। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट पढ़ने को बोला गया या वाक्य पढ़ने को बोला गया, वाक्य बनाने को बोला गया, तो उसमें आप जो व्यवहार करते हो वो व्याकरण है। बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाए। देखो, आपके मतलब आपका जो ज्ञान है, आप जितना जानते हो उसको मैं ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ ऐसे कठिन रचनाएं प्रस्तुत करूंगी जिसको आप पढ़ने में इच्छुक होंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे उससे। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य व शिक्षक सहायक सामग्री बोला गया है। ऑडियो विजुअल, दृश्य श्रव्य बोला गया, ऑडियो विजुअल, ठीक है? और सहायक शिक्षक सहायक सामग्री टीएलएम, टीएलएम बोला गया है। व्याकरण को हम शिक्षण विधि में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं छात्रों द्वारा। छात्रों को नियम, परिभाषाएँ, उसके व्यवहार के बारे में हम बताते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो कहाँ-कहाँ व्यवहार कर सकता है। अभी देखो और आगे क्या है, जैसे कि बच्चों को सिखाए जाते हैं, बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, उसके अभ्यास से बच्चे विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में पता करते हैं, जैसे कि वाक्य कैसे निर्माण करना है, रिक्त स्थानों को और खाली स्थानों को कैसे भरना है, वचन परिवर्तन कैसे करना है, लिंग परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये कैसे करने हैं, ठीक है? फिर क्या है, लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण मतलब क्या है? संप्रेषण मतलब क्या है बताओ? अभी बताया था कुछ टाइम पहले। अरे प्रसार करना, अपने भावों को आप प्रसार कर रहे हो या फिर किसी को बता रहे हो, वो संप्रेषण है। ठीक है? जैसे आप बातचीत करते हो ना, तो उससे भी क्या होता है, भाव संप्रेषण होते हैं। तो क्या भाव छुपे हुए हैं, क्या बताना चाहते हो, उसको पता चलता है। ठीक है? फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना। ठीक है। व्याकरण बालकों में अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है। एक-एक लाइन का है, देखो सब इजी-इजी है। व्याकरण अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करता है। व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक होता है। यह बालक को अभिव्यक्ति से स्पष्टता लाने में सहायक करता है। मतलब कौन-सा बात बताना चाहते हो उसके स्पष्ट रूप तक वो पहुँचाता है। यह बालकों में सृजनात्मक क्रिएटिविटी, ठीक है? सृजनात्मक बोला गया, क्रिएटिविटी कौशल का विकास करता है। यह बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर
प्रभावपूर्ण तरीके से दे सकता है। मतलब ग्रामर अगर आपको पता है, व्याकरण अगर आपको पता है, तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दे सकते हो। यह बालकों में साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में भी सहायक है। यह बच्चों में भाषण संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करता है, जैसे कि आपके अंदर भाषण देने के लिए स्पीकिंग स्किल बढ़ जाए, भाषण कौशल बढ़ जाए, उसके संबंधित ये काम करता है। लोकोक्तियों और मुहावरों को अगर उसको प्रयोग करना चाहते हो, उसको प्रभावी बनाना चाहते हो, तो व्याकरण बहुत ही अच्छा चीज़ है और महत्वपूर्ण है। अभी इसका महत्व देख लो। तो ये ना क्या है बताओ? जो चीज़ें अभी ऊपर लिखी थी ना वही चीज़ें हैं। देखो बार-बार सेम लिखा गया है। यह बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों के साथ बताता है। ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे, तो और नहीं लिखना है आपको। यहाँ तक समझ आया?